हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस। ये फेज़ नंबर 1 चल रही है जिसमें हम लोग यूपीपीसीएस के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस और यूपीपीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के। क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, हाउ आर द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लानिंग कमीशन कमेंट। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और इनफैक्ट इस पेपर के कई सारे क्वेश्चन में ऐसी आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप दूसरे सब्जेक्ट के कंटेंट को यहाँ पर लिखने लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है नीति आयोग को लेकर के। नीति आयोग ऐसे तो आपके जीएस पेपर नंबर 2 यानी कि पॉलिटी और गवर्नेंस के पेपर में प्राइमरली पूछा जाना चाहिए, तो हम लोग इससे जो भी नीति आयोग से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या फिर जो एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस है उनको हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि नीति आयोग का मेंशन किया गया है पेपर नंबर 3 में, तो हमें यहाँ पर इसकी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है केवल और केवल हमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही लिखना होगा, फोकस करना होगा। पहले हम लोग जरा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं पेपर नंबर 3 के हिसाब से और फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर सेम क्वेश्चन अगर पेपर नंबर 2 में आता है तो फिर लिखने का क्या तरीका होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो तो पेपर पर निर्भर करता है। जो हमारे कीवर्ड्स यूज़ होंगे वो तो किस पेपर का ये क्वेश्चन है उस पर ये डिपेंड कर जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं कि नीति आयोग, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने का ही एक तरीका है, जहाँ पर नीति आयोग को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, जहाँ पर पूरे इंडिया का एक इंटीग्रेटेड मैनर में और कलेक्टिव मैनर में कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर ट्राइबल हो, इन सारी चीज़ों को हमें कैसे आगे बढ़ाना है इसी के बारे में हमें देखने को मिल जाती है। नीति आयोग के चूंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि नीति आयोग एक नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी को फोकस करते हुए अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है। इसके अलावा स्टेट को भी फोकस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाता है और इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हो गया। इसके अलावा हमें यहाँ पर हेल्थ को लेकर के हेल्थ इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिए भी हमें एजुकेशन इंडेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो जितनी भी हमें सोशल और इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा देयर आर वेरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस, जो कि इस पूरे हमारे नीति आयोग के जो विज़न है उसको हम लोग पॉलिसी और प्लान्स के फॉर्मेट में फॉर्मुलेट करते हैं। Ensuring the national security interest are incorporated in the economic strategy and policy। इसके अलावा जो भी vulnerable section of the people हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हो गए या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं या फिर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, इन सभी लोगों को फोकस करना है किस तरीके से इनका सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल प्रोग्रेस हमें करना है, इस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। कई सारे हमें स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी देखने को मिलते हैं, इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं। हमें स्टेक होल्डर्स के एक पॉजिटिव पार्टनरशिप और एडवाइस भी देखने को मिलती है। नॉलेज एंड इनोवेशन सपोर्ट सिस्टम होता है। प्लस नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर जो भी इंटरनल सेक्टोरल या इंटरनल डिपार्टमेंटल रिजोल्यूशंस निकाले जाते हैं। इसके अलावा इट इज़ मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप लोग रट्टा मार लेंगे, क्योंकि ये जो नीति आयोग का क्वेश्चन है ये हर साल मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में होता है। इसके पूछे जाने की संभावना लगभग हमेशा ही बनी होती है। अगर हम बात करें व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग और ये कैसे प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट होता है, सो हमें प्लानिंग कमीशन का जो मेन आइडिया है वो तो हमें 1934, 1936 के दौरान में ही 1938 के दौरान में हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के एक तरीके से कह लीजिए कि चेयरमैनशिप में जवाहरलाल नेहरू को प्लानिंग कमीशन के लिए एक चेयरमैनशिप दे दी गई थी।
इसका मेन जो हमें फंडा देखने को मिलता है 1950 से देखने को मिलता है, और फिर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर हर 5 साल के लिए अपना एक प्रोफार्मा, एक अपना 5 ईयर का एक प्लान निकाल करके लेकर के आती है। सेम उसी फंक्शनैलिटी पर आज की डेट में नीति आयोग का भी हम लोग फोकस करते हैं। नीति आयोग में प्राइमरली 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव या 3 तरीके के रिपोर्ट विजन करते हैं। एक होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे 3 साल वगैरह के लिए होती है। एक होती है जो मीडियम टर्म ग्रोथ को देखती है, जो 7 ईयर के लिए होती है। और एक होती है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखती है, जो 15 साल के लिए होती है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है कि हम हर चीज़ को 5 ईयर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जहां पर हमें इमीडिएट एक्शन लेना होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इमीडिएट एक्शन के बाद एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, नीति आयोग एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पर काम करता है, जबकि प्लानिंग कमीशन नॉर्मली हमें एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में देखने को मिलती थी। नीति आयोग में हमें यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच देखने को मिल जाती है, जबकि प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच देखने को मिलती थी कि ऊपर से प्लान बन करके आता था, और स्टेट गवर्नमेंट और फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती थी कि आप लोग अब इस पर काम करिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। जबकि वही चीज़ हमें नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच देखने को मिलता है कि नीचे से चीज़ें ऊपर तक होकर के जाती हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर हमारे पास एडवाइजरी रोल आ जाती है। नीति आयोग एक एडवाइजरी रोल के तौर पर काम करता है, जहां पर पॉलिसीज़ बनाना, प्लानिंग करना, ये सब मेन काम होता है। जबकि वही प्लानिंग कमीशन में मेन चीज़ थी कि फंड को एलोकेट करना, डिसीजन मेकिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। नीति आयोग इंक्लूसिव गवर्नेंस पर फोकस करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर फोकस करता है, जहां पर प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ द स्टेट्स यहां पर देखने को मिल जाता है। जबकि वही जब प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते हैं तो ये प्राइमरली लिमिटेड था नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल की मीटिंग्स के ऊपर में, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में ही मेन फोकस्ड हुआ करता था। नीति आयोग एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहां पर इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और साथ ही साथ में पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिल पाती है। नीति आयोग हमें स्ट्रैटेजिक विजन प्रोवाइड करती है 3 ईयर, 7 ईयर एंड 15 ईयर का, जबकि ऐसा प्लानिंग कमीशन में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर के प्लान्स देखने को मिल जाते हैं और फिर उसकी समीक्षा यानी उसका रिव्यू किया जाता था। जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि नीति आयोग एक मोर इंक्लूसिव, मोर पार्टिसिपेटरी और फ्लेक्सिबल पॉलिसी मेकिंग है, और यही आज की डेट में एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है इसकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो स्टेट्स पिछड़े रह गए हैं उनको आगे बढ़ाना, और जो स्टेट आगे हो गए हैं उनको और ग्रोथ कराना, यही मेन हमारा कलेक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए। और यही विजन के साथ में हम लोगों ने नीति आयोग को भी इस्टेब्लिश किया है। सो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं अपने इस आंसर को। ये तो हुआ जब हम लोग पेपर नंबर 3 के हिसाब से आंसर लिखेंगे उसके लिए। सेम क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर पेपर नंबर 2 में पूछा जाता है तो फिर हमारा लिखने का तरीका क्या रहेगा। यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं ये हमारे एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टरशिप के द्वारा ही प्राइमरली गवर्न की जाती हैं। नीति आयोग के फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बता देंगे। यहाँ पर हम बताएंगे इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्लस हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर वाइस मतलब जो इसके CEO होते हैं, फिर इसके अलावा वाइस चेयरमैन होते हैं, फिर परमानेंट मेंबर होते हैं, और फिर नॉन परमानेंट मेंबर या फिर टेम्पररी मेंबर हम इनको बोल सकते हैं। सो इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ये बताएंगे कि यहाँ पर नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव तो खैर दोनों के सेम हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर हम बात करेंगे इसका मेन जो विज़न प्रोग्राम है। तो विज़न प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर जो इसकी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। इसकी जो स्कीम्स एंड प्लान्स निकल करके आए हैं, इसकी स्कीम्स एंड प्लान्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग बता देंगे इसने अभी तक क्या अचीव किया हुआ है। तो ये तरीका होगा जब भी हम लोग पेपर नंबर 2 के आंसर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरली जो फोकस करना होता है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर हमें फोकस करना होता है। तो हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर में, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वी विल जस्टिफाई कि आखिर में किस तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये किस पेपर का क्वेश्चन है, और GS पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 3 या पेपर 4 जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको उसी हिसाब से टैकल करना रहेगा, उसी हिसाब से आपको कीवर्ड चूज करने पड़ते हैं। ये सब एक प्रैक्टिस के तौर पर ही आएगा, तो आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। सो दिस इज
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस विद इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। अब देखो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट है ये हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट और साथ ही साथ में सस्टेनेबल दोनों ही कंसेप्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि आखिर में इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। सो इंक्लूसिव ग्रोथ बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ है जहां पर हम इक्वलिटी के साथ साथ इक्विटी पर भी फोकस करते हैं। सो इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस सेक्टर्स, क्रिएटिव प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस पॉवर्टी। इट इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड equitably among all the segment of the society including the poor and marginalized. Inclusive growth is not just about the pace of the growth but also about the pattern of the growth, distribution of the growth and ensuring that it is sustainable and equitable. तो ये जो हम लोगों ने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात किया, दिस इज सस्टेनेबल कंसेप्ट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इवन यहाँ पर हम लोग ये भी लिखेंगे कि जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान था और साथ ही साथ में जो 12th 5 ईयर प्लान है ये भी हमारे मोर इंक्लूसिव और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में ही फोकस करता है। जहाँ पर 11th प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करता है, 12th 5 ईयर प्लान यहाँ पर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में भी बात करता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमरली डिस्कस किया कि क्या तरीके हो सकते हैं। इंडिया में अगर बात करें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कुछ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में हमें कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलता है कि हर जगह पर ग्रोथ एक जैसी नहीं है। यहाँ पर हमें रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं या फिर रीजनल डिस्पैरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये जो डिस्पैरिटी होती है वो उसके सोशल ग्रुप, कल्चरल, रीजनल एंड जेंडर की वजह से भी हमें देखने को मिल जाती है। सो दीज आर इन्फ्लुएंस लाइक फैक्टर्स लाइक ज्योग्राफी, सोशियो कल्चरल नॉर्म्स एंड पॉलिसी डिसीजंस। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल जाती है। डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी उतने एडिक्वेट नहीं है जो कि हमारे वर्कफोर्स को पूरी तरीके से अब्जॉर्व कर सके। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जो हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल है ये भी हमारी काफ़ी पुअर अभी कंडीशन में है। अभी भी यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे यूथ है आज की डेट में वो एम्प्लॉयबल नहीं है। कई सारी रिपोर्ट्स आ रखी है जहाँ पर ये बताया गया है कि इंडियन यूथ आर नॉट एम्प्लॉयबल जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव स्किल डेवलपमेंट एंड देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करना पड़ेगा और जब ये दोनों फोकस रहेंगे देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट अ इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें हम लोगों का हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई। और एजुकेशन में भी हमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ हमें टर्शरी एजुकेशन पर भी उतना ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी उतना ही हमें फोकस करना पड़ेगा। लास्ट में अल्टीमेटली एक गवर्नेंस का भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं कि गवर्नेंस डेफिसिट पर्टिकुलरली इन बैकवर्ड रीजन अफेक्ट द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसीज़। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टू एड्रेस दीज चैलेंज इंडिया नीड टू फोकस ऑन पॉलिसीज that promote equality of opportunity, empower people through education and skill development, and ensuring that growth is environmentally sustainable and gender sensitive. Additionally, enhancing financial inclusion, technological advancement, and social development are crucial for promoting inclusive growth. अब मान लो सपोज यही क्वेश्चन आपसे पेपर नंबर 2 में पूछ लिया गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ एक गवर्नेंस का भी आइडिया है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो अगर मान लो सेम क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे डीपीएसपी के ऊपर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करते हैं। जैसे कि एक तो आप आर्टिकल नंबर 38 ही बोल सकते हैं कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दिस इज एन एग्जाम्पल और यू कैन से दिस इज अ कोटेशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 39 में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे प्रोविजंस ABCDEF, ये प्रोविजंस भी हमारे इस इंक्लूसिव ग्रोथ पर बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 41 पे आ जाइए, ये भी हमारे मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पर बात करता है, अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ। सो देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स विच आर देयर इन द DPSP और इस DPSP के ही बेसिस पर वी विल राइट द इंक्लूसिव ग्रोथ कंसेप्ट इन द पॉलिटी वाला पेपर।
प्लस हम लोग यहाँ पर कुछ गवर्नेंस के भी यहाँ पर हम लोग चीज़ों को लेकर के आएंगे। गवर्नेंस में किस तरीके से हमें गवर्नेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स चार्टर, ये भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ का तरीका है। यहाँ पर जो हम लोग पेपर नंबर 3 में फोकस करते हैं वो हम लोग फोकस करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर में। और जब वही पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जब हम पॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने लगते हैं, गवर्नेंस के बारे में बात करने लगते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स चार्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और वही सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जब बात करना होता है तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यूज़ करते हैं। तो ये पेपर नंबर 2 का सेम क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाएगा। और पेपर नंबर 3 का जो क्वेश्चन होगा ये तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया कि क्या आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड इन इंडिया टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के इंडिया में क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताना है। सो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे आए कब हैं, 2015 से बेसिकली लेकर के आए हैं 2030 तक के लिए। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे जो कि उतने ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं थे और मेनली प्राइमरली यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही हुआ करते थे। या तो ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या फिर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू अ वैरायटी ऑफ एफर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। एक तीसरे टाइप का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन डिफाइन सिंपली एसडीजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, या फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, बदलता समाज, बदलता क्लाइमेट के कारण से क्या डिमांड है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आखिर में क्या हमें यहाँ पर मतलब ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है। तो एक तो पॉलिसी इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया में जो नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक के बेसिस पर जो काम करता है ये प्राइमरली एसडीजी को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। अब एसडीजी में जो हमारे 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स हैं इन सभी पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स बना करके रखे गए हैं। यहाँ पर स्टेट को एसडीजी गोल के आधार पर कंपेयर किया जाता है, प्लस हमारे यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है और उसके बदले पे हम लोग अर्बन एरिया, रूरल इंडिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब पर हम लोग अलग अलग सर्वे करते हैं और फिर इसमें 1 2 3 यानी रैंकिंग निकालते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्राइजिंग वगैरह भी दी जाती है। इसके अलावा हम लोग मरीन पर भी काम कर रहे हैं, मरीन इकोसिस्टम पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके लिए हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी सबमिट करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हम लोग चला करके लेकर के आते हैं। सस्टेनेबल हाउसिंग पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल हाउसिंग का मतलब हो गया जो हमारे यहाँ पर जो अर्बन मिशन चल रहे हैं या फिर हमारे यहाँ पर कह सकते हैं जो घर देने, हाउसिंग फॉर ऑल की जो फिनोमिना है उसको हम लोग देखने को मिल रहे हैं। प्लस हंगर को मिटाने के लिए भी हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं। एजुकेशन के लिए वी हैव सेवरल प्रोग्राम्स। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो वी हैव 17 गोल्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इसके बाद से इंडस्ट्रियल वर्क, जितने भी हमारे 17 गोल हैं इन 17 गोल पर लेकर के वी हैव सेवरल प्रोग्राम्स और इन सभी प्रोग्राम के बेसिस पर हम लोग अलग अलग स्टेट की ग्रोथ को भी मेज़र करते हैं और ये सारा काम यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास में नेशनल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा चेक किया जाता है। कैसे हम लोग चेक करते हैं? हम लोग चेक करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट के ज़रिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के ज़रिए, या फिर जो नियोनेटल डेथ वगैरह होती है उसको लेकर के हम लोग चाइल्ड बर्थ को भी देखते हैं, सेक्स रेशियो को देखते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास में इस तरीके से पैरामीटर्स होते हैं ये सब स्टैट्स के द्वारा चेक किया जाता है और अकॉर्डिंगली इसको पब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि कैसे हमारे इंडिया में जो एक सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है, जेंडर का कंसेप्ट है, इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है, ये सब हम किस तरीके से आगे ग्रो करा रहे हैं। स्टेट लेवल इंगेजमेंट पे हमें देखने को मिल जाता है कि स्टेट्स को आपस में कंपेयर भी किया जाता है और प्रमोट किया जाता है कि स्टेट आगे बढ़ करके आएँ और अपने यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाएं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की कोलैबोरेशन होती है, तमाम अलग अलग जगहों पर हमें मीटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, प्लस साथ में एसडीजी गोल को लेकर के किस स्टेट ने किस तरीके का ग्रोथ किया है एंड अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपर फंडिंग वगैरह भी दी जाती है, उसको प्राइजेस वगैरह भी दिए जाते हैं। कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हमें देखने को मिल जाते हैं कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कुसुम योजना। तो कई सारे इस तरीके की स्कीम हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को ही आगे बढ़ाने पर काम कर रही हैं।
क्लाइमेट एक्शन आ जाता है तो नेशनल एक्शन फॉर प्लान फॉर क्लाइमेट एक्शन, यहाँ पर टोटल 8 एक्शन प्लान्स के बारे में बताया गया है जो कि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि हाउसिंग, ग्रीन इंडिया मिशन, एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम, हर चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की भी इंगेजमेंट हमें देखने को मिल जा रही है। पीपीपी फॉर्मेट में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटीज़, वल्नरेबल पीपल्स के साथ में पार्टिसिपेशन, ये सब हम लोग लेकर के आ रहे हैं ताकि हमें एक बेहतर और सस्टेनेबल इंडिया देखने को मिल जाए। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो इंडिया की कमिटमेंट है और इंडिया का जो एफर्ट है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको बोल सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग, हेल्दी और सोशल बेसिस पर बनाया गया है, जिससे हमारे इंडिया में एक इक्विटेबल और यहाँ पर इक्विटी बेस्ड ग्रोथ हमें देखने को मिल जाए। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया। अब ये क्वेश्चन जो है जीएस पेपर नंबर 3 का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर पेपर नंबर 2 की ऐसे कोई आइडिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रही है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी मेजर चैलेंज रिमेन। यहाँ पर आपको बताना है कि देखो, हमारे पास में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कई सारे मेजर्स हम लोगों ने लेकर के रखे हुए हैं, फिर भी अभी भी फूड इनसिक्योरिटी फैली हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। आखिर में कारण क्या चीज़ है? अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेन क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारा इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है और साथ ही साथ में हमें ये इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये बताएंगे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी और यील्ड उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम हर एक बंदे को फीड कर सकें। इसके पीछे कारण है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर और साथ ही साथ में बढ़ती पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन भी कंटिन्यूसली बढ़ती आ रही है और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो उतनी अच्छे तरीके से इंश्योर नहीं हो पा रही है। सो क्या आखिर में चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज तो आप लोग खुद ही बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर मैं इनफैक्ट माल्थस का नाम आप लोगों को कहूँगा कि ऐड कर लीजिएगा कि माल्थस ने एक कंसेप्ट दिया था जहाँ पर ये बोला गया था कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है, दिस पॉपुलेशन इज़, ये जो पॉपुलेशन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ती है, और जबकि वही अगर हम लोग रिसोर्सेज को बात करें तो रिसोर्स हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात करते हैं तो सॉरी उल्टा हो गया, रिसोर्स हमारे जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं जबकि पॉपुलेशन हमारी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। और एक समय के बाद में फिर जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इतने लोग जो है वो पॉवर्टी के शिकार हो जाएंगे और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर हमें हंगर के कारण से डेथ देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए इसको बोलते हैं ये एक इकोलॉजिकल मेथड है, इकोलॉजिकल मेथड, जहाँ पर हमने जो इकोलॉजिकल बेस्ड डेथ देखने को मिल जाती है। दूसरा पॉवर्टी लाइन ही हो गई। सो पॉवर्टी लाइन में यहाँ पर लोगों के पास में उतनी परचेजिंग पावर नहीं होती है, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पर कैपिटा इनकम टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज़। जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको वो खरीद नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी परचेजिंग पावर में एक लिमिट देखने को मिल जाती है और न्यूट्रिशियस फूड को एक्सेस करने में भी उनकी असमर्थता देखने को मिल जाती है। क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से फ्लड और ड्रॉट बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और इन फ्लड ड्रॉट की वजह से हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर फेल करते जाती है। इस वजह से हमें डेट्रीमेंटल इफेक्ट हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फूड अवेलेबिलिटी पे देखने को मिल जा रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा इनएडिक्वेट फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब जैसे पीडीएस है, इसके पास में जब फूड मिलती है तो यहाँ पर हमें लीकेज, करप्शन, पुअर मैनेजमेंट प्लस स्पॉयलेज, ये सब देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से हमारी जो फूड पहुँच भी गई है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है तो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है जिसकी वजह से भी हमें देखने को मिल रहा है कि फूड सिक्योरिटी प्रॉपरली नहीं हो रही है। इनफैक्ट अभी आप लोगों ने रिसेंट में न्यूज़ पढ़ी हुई होगी, उसमें यह कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है जो बेसिक एसेंशियल्स है जैसे दाल हो गई या फिर पल्सेज हैं या फिर जो सीरियल्स हैं उनकी और राइस है स्पेशली, उसका एक्सपोर्ट करने पर मना किया जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और हम इसे जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसी में ले करके जाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में क्यों ले करके जाएंगे? इसका कारण ये बताया जा रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और इन्फ्लेशन होने के पीछे सिंपल रीज़न था कि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर मैच नहीं कर पा रही है और जब डिमांड एंड सप्लाई ऑब्वियसली जब मैच नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। और इस वजह से एक्सपोर्ट को रोक लगा करके डोमेस्टिक मार्केट में ही इस चीज़ को सर्व किया जा रहा है। इसके अलावा अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, लैंड ओनरशिप प्रोग्राम पैटर्न जो हमें यहाँ पर बड़ी ही डाइवर्स देखने को मिल जाती है कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की देखने को मिल जाती है। फूड वेस्टेज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, to overcome these challenges, India need to implement comprehensive strategy that include improving
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एनहेंसिंग द इफ़िशियंसी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम लोगों को बचाने की ज़रूरत है। हमें इफेक्टिवली मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि जो भी यहाँ पर बेनिफिशियरी है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशियस फूड भी अब एक्सेस कर पाए। तो ये हम लोगों ने प्राइमरली डिस्कस किया। हमारा जो क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो फूड हंगर की प्रॉब्लम है कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारे पास में है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ प्रूव्ड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइजेज एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। ये भी एक जीएस पेपर नंबर 3 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से देख सके, तो पेपर नंबर 3 का ही प्राइमरी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पीडीएस प्रोग्राम के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले हुआ करता था, इसके अलावा जो है यहाँ पर अंत्योदय प्रोग्राम हुआ करता था। फिर 2013 में अल्टीमेटली हमारे पास में फूड सिक्योरिटी एक्ट आ जाता है और फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पर यहाँ पर एक परमानेंट तरीके से लोगों को फूड सिक्योरिटी यानी कि जो राशन होता है वो देना शुरू कर दिया गया था। सो पीडीएस सिस्टम एक हमारा की कंपोनेंट है इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर के, एंड इट्स रोल इन स्टेबलाइजिंग फूड प्राइजेज एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइजेज। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं जो इफेक्टिव बना रही है? पहली चीज़ है इफेक्टिव स्टेबलाइज प्राइसिंग को लेकर के। अब जैसे एमएसपी के बेसिस पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खरीद लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और फिर उसको प्रोक्योर करने के लिए पीडीएस के फॉर्मेट में, मतलब एक जगह पर जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो अपने साथ रख लेता है और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमारा पीडीएस सिस्टम, उस पीडीएस सिस्टम में इस चीज़ को निकाल दिया जाता है। तो पीडीएस सिस्टम एक्चुअली प्रोक्योर फूड ग्रेन फॉर फार्मर एट द मिनिमम प्राइस। वही जो हमारा एमएसपी है, एमएसपी मिनिमम नहीं होती है, एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, which help in stabilizing market prices by absorbing excess supply that could otherwise lead to price crash। और इससे हमारा मार्केट भी सही रहता है, प्लस गवर्नमेंट के पास भी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो भी गरीब है, जो मार्केट के हिसाब से अपनी जो ग्रेन्स है उसको नहीं खरीद सके, उनको पीडीएस के फॉर्मेट में ग्रेन्स दे दिए जाते हैं, फसल दे दी जाती है, यानी खाना दे दिया जाता है। सो इस तरीके से हमारा जो प्राइस है वो भी एक स्टेबल बना रहता है और साथ ही साथ में हर एक बंदे को फूड भी अवेलेबल हो जाता है। तो अफोर्डेबल फूड एक्सेस जो है ये पीडीएस के थ्रू कर लिया जाता है, जिसमें हम लोग गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन, हालांकि अब केरोसिन मिलना तो बंद हो गया है, लेकिन ये सब अब वल्नरेबल पीपल को दिया जाता था। दिस इंश्योर दैट इवन द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैव एक्सेस टू बेसिक फूड सप्लाई। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक एसेंशियल बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं हम इसके ज़रिए इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मतलब होर्डिंग कर लेते हैं, रोक लगा लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो मिडिल मैनशिप होती है, उसको हम लोग इस पीडीएस के थ्रू अल्टीमेटली रोक देते हैं। फेयर प्राइजेस शॉप्स होती हैं, एफपीएस होते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग फूड ग्रेन वगैरह को यहाँ पर हम लोग मार्केट में लेकर के आते हैं। इससे हम लोग रिड्यूसिंग हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन हो गया, इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी हो गया। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप 1 बाय 1 करके चीज़ों को देख सकते हैं। इन समरी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं द पीडीएस हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंश्योरिंग दैट government's policy objective of food price and price stability are met, especially for the vulnerable section of the people. It has also played a significant role in the management of food economy in the country. अगर हम लोग बात करें कि आखिर में क्या चैलेंजेस पीडीएस में फेस किए जा रहे हैं, अब ये देखिए जो चैलेंजेस है वो आज के ही नहीं है, यह हमेशा से चैलेंज रहा है। जैसे कि लीकेज की प्रॉब्लम, लीकेज एंड डाइवर्जन की प्रॉब्लम, करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन को लेकर के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, ये भी अपने आप में बड़ा टास्क रहता है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पर कोल्ड चेन्स है, कहाँ पर हम चीज़ों को रखें, हर जगह चूहे लग जाते हैं, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके अलावा जो एफपीएस शॉप्स होते हैं इनकी भी हमें फंक्शनिंग इनएफिशिएंट देखने को मिल जाती है, तरह तरह के यहाँ पर हमें मिस इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती हैं। बाकी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस वगैरह भी होते हैं। अब जैसे क्या है, आधार कार्ड के बेसिस पर मिलता है, बंदे जाते हैं वहाँ पर उनका आधार मैच नहीं करता, ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, तो कह देते हैं हम आपको फूड नहीं दे सकते, हम आपको जो आपका खाना है वो हम नहीं दे सकते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, हर जगह पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल मौजूद नहीं है जिसके बेसिस पर लोगों को खाना मिल सके। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया जो हमारे पास में क्वेश्चंस थे। सो इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आए उसको पढ़िए, जो हमारे पेपर नंबर 3 के कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है। कभी भी हमें मतलब मिसगाइड नहीं होना है, कभी भी हम लोगों को मिस ट्रैक नहीं होना है, हमेशा अपने ट्रैक पर ही रहना है कि जो पेपर, जिस भी पेपर का क्वेश्चन है, जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, उसी के कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करें और फिर अपने आंसर को कंप्लीट करें। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हमारा पेपर नंबर 3 के
क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो राइट एंड सेंड इट फॉर इवैल्यूएशन। फीडबैक के लिए भी अपने आंसर्स को भेज सकते हैं।